Power System Analysis, online lecture number 23, Symmetrical Components and Sequence Networks, which is chapter number 11 of the textbook. In our previous lectures, we have studied about the fundamentals of symmetrical components. उसके बाद हमने देखा था unbalanced three phasor से कैसे हम symmetrical components बनाते हैं. उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर को देखा था इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स. आज का जो हमारा लेक्चर का जो कंटेंट्स है उसमें हम देखेंगे सीक्वेंस सर्किट्स ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, उसके बाद हम लोडेड सिंक्रोनस जनरेटर्स का सिंक्रोनस मशीन्स का पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रांसफार्मर्स के सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को देखेंगे. So these are the contents of this chapter number 11. उसके ऊपर एक एग्जांपल है आज के टॉपिक से रिलेटेड 11.5, उसको भी हम देखेंगे आज के लेक्चर में. We are concerned primarily with systems that are essentially symmetrically balanced and which become unbalanced only upon the occurrence of an unsymmetrical fault. जो बात पहले से हम मैंने बताई थी आपको कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हमने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स पढ़ने हैं चैप्टर 12 के अंदर. तो इससे पहले अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स को हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो चैप्टर 10 में हमने पढ़ा है मेथड, उससे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. तो इस वजह से हम जो फेजर्स हैं हमारे पास करंट और वोल्टेज की, उनको डिवाइड कर रहे हैं कंपोनेंट्स के अंदर. तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की वजह से जो अनबैलेंस आ जाती है इन कंपोनेंट्स के अंदर, we will detect the faults, unbalanced fault due to these components by using sequence networks. In practical transmission systems, such complete symmetry is more idealized than realized. But since the effect of the departure from symmetry is usually small, perfect balance between phases is often assumed, especially if the lines are transposed along their lengths. इसका मतलब ये है कि आइडियली तो हम सिमेट्रिकल को ही कंसीडर करते हैं. रियली ऐसा होता नहीं है. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में थोड़ी बहुत जो अनसिमेट्री डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री जो आ जाती है बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड लोड या अनबैलेंस्ड फॉल्ट की वजह से, लेकिन हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि चूँकि लाइन जो है वो ट्रांसपोज्ड अलॉन्ग देयर लेंथ्स. ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन का आपको शायद पता हो, आपने सुना होगा. उसका ये होता है कि तीनों जो लाइंस हैं ए बी सी, उनको एक इक्वल इंटरवल के बाद इंटरचेंज किया जाता है उनकी पोजीशंस को, ताकि उनका जो इम्पिडेंस है वो जो है वो इक्वल हो सके. यानी जो अनबैलेंस्ड क्या कहते हैं उसको, इंडक्टेंसेस है या कैपेसिटेंसेस है बिटवीन द कंडक्टर्स, वो जो है कम से कम हो सके, उसको बैलेंस के करीब लाया जा सके. सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइंस, जो कि सब स्टेशंस के ऊपर उसको भी ट्रांसपोज किया जा सकता है. उसके अलावा स्विचिंग स्टेशंस के ऊपर भी हो सकता है, जो कि प्रैक्टिकली मोस्टली इन ही स्टेशंस के ऊपर जो है वो ट्रांसपोजिशन ऑफ द कंडक्टर्स होती है. Let us consider figure 11.10 for instance, which shows one section of a three-phase transmission line with a neutral conductor. So this is figure 11.10, flow of unbalanced currents in a symmetrical three-phase line section with neutral conductor. तो हमारे पास ये एक फिगर है. दिस इज लाइन ए, यू कैन सी, और ये इसके साथ इसकी जो इम्पिडेंस है सेल्फ इम्पिडेंस. दिस इज लाइन बी, उसका इम्पिडेंस सेल्फ इम्पिडेंस. दिस इज लाइन सी, हेयर इज लाइन सी, और ये दिस इज अ न्यूट्रल पाथ, न्यूट्रल रिटर्न भी कहते हैं इसको. तो अगर आप देखें तो ZAA को भी हम डिफाइन करेंगे. द सेल्फ इम्पिडेंस ZAA इज द सेम फॉर ईच फेज कंडक्टर.
हम सब के लिए आगे हम डिराइवेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसी ट्रांसमिशन लाइन को हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। इस वजह से हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि सबका इक्वल होता है सेल्फ इम्पिडेंस, जिसको हम ZAA से रिप्रेजेंट करते हैं। ZBB से भी कर सकते थे, यहाँ पे ZCC से भी कर सकते थे, लेकिन फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज हम कहते हैं कि तीनों लाइन की सेम इम्पिडेंस है, जिसको हम एक ही रेफरेंस से, जिस तरह रेफरेंस हम लाइन ए को ले रहे हैं तो उसके रिगार्ड हम सारे ZAA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद है द न्यूट्रल कंडक्टर हिज सेल्फ इम्पिडेंस। न्यूट्रल का जो है दिस इज ZNN, उसको डिफरेंट से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि न्यूट्रल के अंदर जो करंट की फ्लो होती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइन कंडक्टर्स। When currents IA, IB and IC in the phase conductors are unbalanced, the neutral conductor serves as a return path। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब सिस्टम बैलेंस्ड हो, न्यूट्रल के अंदर जीरो करंट फ्लो कर रही होती है। न्यूट्रल करंट जो है IN इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द लाइन करंट्स, IA प्लस IB प्लस IC। जब बैलेंस है तो जीरो करंट फ्लो करेगी, जब बैलेंस नहीं है तो न्यूट्रल के अंदर करंट फ्लो करती है। All the currents are assumed positive in the direction shown, even though some of their numerical values may be negative under unbalanced conditions। हमने assume सबको positive किया है, हालांकि इसकी values negative हो सकती है। तो IA की direction, IB, IC, IN सबको हमने इस direction में लिया हुआ है। Here is VAN is the voltage between neutral and line A, VBN between neutral and लाइन बी, VCN बिटवीन न्यूट्रल एंड लाइन सी। और यहाँ पे जो प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इम्पिडेंस अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फॉर एग्जांपल करंट के अंदर लॉसेस आ जाते हैं या ड्रॉप आ जाती है वोल्टेज की, तो उसको हमने VA प्राइम एन प्राइम से रिप्रेजेंट किया है, VB प्राइम एन प्राइम, VC प्राइम एन प्राइम। So this is all about 11.10 figure. Because of mutual coupling, current flow in any one of the phases induces voltages in each of the other adjacent phases and in the neutral। ये थ्योरी है, ये आपने शायद पढ़ी हो कि कैसे एक वायर के अंदर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इसका बेस फाउंडेशन है, कि एक वायर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रही है तो दूसरी जो एडजेसेंट वायर्स हैं उनके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो रही होती है। सिमिलरली इन तीनों फेजेस के अंदर जो फ्लो कर रही है, न्यूट्रल के अंदर भी वोल्टेज इंड्यूस हो रही होती है। सिमिलरली आई इन द न्यूट्रल कंडक्टर इंड्यूसेस वोल्टेज इन ईच ऑफ द फेजेस। अगर अनबैलेंस्ड कंडीशन है, न्यूट्रल के अंदर करंट फ्लो कर रही है, तो वो वोल्टेज इंड्यूस करेगी इन द लाइन कंडक्टर्स। The coupling between all three phase conductors is regarded as being symmetrical and mutual impedance ZAB is assumed between each pair। अच्छा, वहाँ पे अगर आप देखें हमने ZAA सबको सेल्फ जो इम्पिडेंस है उसको ZAA से रिप्रेजेंट किया, इट्स एक्सेप्ट द न्यूट्रल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ZNN। अच्छा, जो बिटवीन द इंडक्टर्स है आपस में ZAB से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ZAC से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन इक्वल हम कंसीडर कर रहे हैं, बीइंग सिमेट्रिकल कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं दीज आर इक्वल एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद रिगार्ड टू द रेफरेंस वायर A। और इस तरह ZAB हो गया, A और C के दरमियान भी ZAB है, और दिस इज बिटवीन ZB और C के दरमियान भी ZAB से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। लाइकवाइज द म्यूचुअल इम्पिडेंस बिटवीन द न्यूट्रल कंडक्टर and each of the phases is taken is to be ZAN, which is represented by this। C और N के दरमियान, B और N के दरमियान, A और N के दरमियान सबको हमने ZAN से रिप्रेजेंट किया हुआ है। The voltages induced in phase A, for example, by currents in the other two phases and the neutral conductor are shown as sources in the loop circuit of figure 11.11। This is figure 11.11, writing Kirchhoff's voltage equation around the loop formed by line A and the neutral conductor। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जिस तरह अभी कहा कि एक कंडक्टर की वजह से दूसरे के अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो रही होती है। सिमिलरली न्यूट्रल के अंदर अगर करंट फ्लो करेगी तो उसके वजह से भी
फेजेस के अंदर जो है करंट इंड्यूस वोल्टेज जो है इंड्यूस होगी। तो उसको हमने सोर्सेज से रिप्रेजेंट किया। यू कैन सी दिस इज लाइन ए, करंट आई ए विल फ्लो हेयर, दिस इज द वोल्टेज बिटवीन ए एंड एन न्यूट्रल के साथ, और ड्रॉप्स के बाद तो हमारे पास लाइन ए के अंदर जो वोल्टेजेस इंड्यूस्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइन बी, करंट फ्लोइंग इन बी, करंट फ्लोइंग इन सी एंड करंट फ्लोइंग इन न्यूट्रल, दिस इज सेल्फ इम्पिडेंस ऑफ लाइन ए। सिमिलरली न्यूट्रल के अंदर जो फ्लो करेगी बिकॉज ऑफ ए, बी एंड सी करंट की वजह से जो वोल्टेजेस इंड्यूस्ड होगी इन द न्यूट्रल वायर, उसको भी हमने सोर्सेज से रिप्रेजेंट किया है। Along with the similar voltages induced in the neutral conductor, applying Kirchhoff's voltage law around the loop circuit gives VAN। अब यहाँ से हम अगर इस लूप को ये अप्लाई करें यहाँ पे, ठीक है, तो इसका पूरा इक्वेशंस को हम लिखेंगे। VAN इज इक्वल टू, फर्स्ट वन ये आ जाएगी, ZAA के साथ IA जो फ्लो कर रही है सेल्फ इम्पिडेंस की, फिर ZAB वाला दिस वन, ZAB IC के साथ, प्लस उसके बाद हम आते हैं न्यूट्रल की तरफ, ZAN IN प्लस हेयर विल कम VA प्राइम N प्राइम माइनस ZNN IN यहाँ पे फ्लो करेगी, अपोजिट डायरेक्शन है इस वजह से नेगेटिव ले रहे हैं, ZAN IC, ZBN ZAN IB और ZAN IA। तो हमारे पास इक्वेशन 11.4 बन रही है बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अक्रॉस दिस लूप सर्किट। और इसी तरह हम लिख सकते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, आपको VBN का भी मिल जाएगा और VCN का भी आप लिख सकते हैं। यानी उसमें करना होगा करना क्या होगा कि हमने लाइन ए की जगह लाइन बी सी को रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे IA आ जाएगी, फिर IC आ जाएगी और IN। सिमिलरली जब हम C को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे IA और IB करंट्स की वजह से वोल्टेजेस जो इंड्यूस्ड होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फिगर में, और इक्वेशंस के अंदर भी वही आएंगे। From which voltage drop across the line section is found to be, अब हम वोल्टेज ड्रॉप को जब फाइंड आउट करेंगे तो ये क्वेश्चन आया था पिछले स्लाइड के ऊपर 11.48। अब हम क्या करेंगे, IA इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, IA इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, सो टेकिंग कॉमन IA वी विल गेट ZAA minus ZAN, you can see from here. Similarly IB और IC किसके साथ मल्टीप्लाइड है, IB is here, ये मल्टीप्लाइड है ZAN के साथ, और ये ZAB के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ZAN ZAB यही हो गए। CB चूँकि इसी के साथ मल्टीप्लाइड है ZEB के साथ और ZAN के साथ, इस वजह से जब हम कॉमन टर्म लेंगे तो IB और प्लस IC दोनों को की समेशन आ जाएगी। सिमिलरली IN को लेंगे तो IN के साथ ZAN आ रहा है और उसके अलावा ZNN, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन। अगर हम इसको लिखेंगे तो माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इस साइड पे आ जाएगी, वी विल गेट दिस सिंप्लीफाइड इक्वेशन 11.48। Similar equations can be written for phases B and C as follows। जस्ट हमने B के केस में A को B से रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन में, we will get this equation, and for C we will get this equation 11.49। तो तीनों इक्वेशंस को we can derive from this loop circuit। When the line currents IA, IB and IC return together is in the neutral conductor of figure 11.10 we have। न्यूट्रल के अंदर जब फ्लो करेगी अनबैलेंस्ड कंडीशन में तो तीनों की समेशन आ जाएगी और डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। Let us substitute for IN in equation 11.48। This is 11.48। IN के वैल्यू की जगह हमने क्या पुट करना है, this IA प्लस IB प्लस IC और टोटल के साथ माइनस मल्टीप्लाइड, एंड 11.49 के अंदर भी हम इसको पुट करेंगे टू ऑब्टेन, बाकी सारी चीज़ें यहीं आएंगी, यू कैन सी VAN माइनस VA प्राइम एन। जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो यू कैन सी बाय पुटिंग, मैंने इसको पुट करके देखा तो सारे ये टर्म्स IA के साथ जब हम कॉमन लेंगे तो ये वाले टर्म्स आ जाएंगे, IB के साथ ये वाले आ जाएंगे और IC के साथ ये आ जाएंगे। सो इसी तरह VBN माइनस
वी बी प्राइम इन प्राइम बी के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है और लाइन सी की वजह के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी इक्वेशंस के अंदर भी अगर हम आई एन को पुट करें तो वी विल गेट दिस इक्वेशन विच इज़ 11.51. द कोएफिशिएंट्स इन दीज इक्वेशंस, कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई ए, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई बी, हियर इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई सी. इसी तरह बाकी वी लाइन बी और लाइन सी के लिए भी यही कोएफिशिएंट्स हैं. ठीक है, ये सारे कोएफिशिएंट्स इसको कहते हैं तीनों करंट्स की. That the presence of the neutral conductor changes the self and mutual impedances of the phase conductors to the following effective values. इससे हमें पता चल रहा है कि जो इसकी वजह से न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर जब करंट की फ्लो हो रही है उसकी वजह से सेल्फ और म्यूचुअल इम्पिडेंसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं. सो वी कैन रिप्रेजेंट देम बाय जेड एस बाई डेफिनेशन इक्वल टू जेड ए ए प्लस जेड ए एन माइनस जेड ए एन. तो ऊपर वाला ये वाला इक्वेशन इसको हम सेल्फ इम्पिडेंस कहते हैं. जो लाइन ए के अंदर, लाइन बी के अंदर दिस वन इज सेल्फ इम्पिडेंस और लाइन सी के अंदर दिस वन इज सेल्फ इम्पिडेंस. जो म्यूचुअल इम्पिडेंस है बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू जेड ए बी प्लस जेड एन एन माइनस जेड टू एन. तो लाइन ए के अंदर अगर हम देखें दिस इज जेड एम और दिस इज जेड एम, और बी के अंदर दिस इज म्यूचुअल इम्पिडेंस, here is mutual impedance. Line C के अंदर here is mutual, this is mutual impedance. This is equation 11.52. Using these definitions, we can rewrite equation 11.51 in the convenient matrix form. हम लिख सकते हैं इसको matrix के form में simply वी ए ए प्राइम इज इक्वल टू वी ए एन माइनस वी ए प्राइम एन प्राइम, और लाइन बी के लिए लाइन सी के लिए वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशंस हमने जो टर्म्स मल्टीप्लाइड थे आई ए के साथ उनको सेल्फ और म्यूचुअल से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और इस तरह के मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई. यहाँ पे अभी तक कोई सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व नहीं है. तो हमारे पास एग्जांपल 11.5 के अंदर वो कहेंगे कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट से भी सॉल्व करें इस इक्वेशन एग्जांपल को, और डायरेक्ट मेथड से भी विदाउट यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स भी सॉल्व करें. तो विदाउट यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर हम ये वाला इक्वेशन डायरेक्टली यूज़ करेंगे. Where the voltage drop across the phase conductors are now denoted by, यानी VA का मतलब है VAN minus VA prime N prime. Similarly VBB by definition is equal to this one, and VCC prime by definition is equal to this one, 11.54. Since equation 11.53 it does not explicitly include the neutral conductor, यहाँ पे कोई न्यूट्रल कंडक्टर इन्वॉल्व नहीं है. यू कैन सी फ्रॉम हेयर ZN कहीं पे भी नहीं है, ZS explicitly यानी ZS and ZM can be regarded as parameters of the phase conductors alone. तो ZMM और ZSS यहाँ पे है, तो ये कंडक्टर्स ही की वजह से जो हैं उस वही प्रेजेंट है विदाउट एनी सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस बीइंग एसोसिएटेड विद द रिटर्न पाथ, यानी न्यूट्रल का कोई इम्पिडेंस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है. The ABC voltage drops and currents of the line section can be written in terms of their symmetrical components. अब आगे हमने इनको symmetrical components के अंदर represent करना है. According to equation 11.8, equation 11.8 कौन सा था? This is equation 11.8 जो बहुत ही पहले हम पढ़ चुके हैं in the start of this chapter, fundamentals of symmetrical components के अंदर. VA, VB, VC को हम लिख सकते थे इस फॉर्म में, और this is matrix A, और यहाँ पे इनके सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स VA ऑफ जीरो सीक्वेंस, VA ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस एंड VA ऑफ 2 का मतलब है नेगेटिव सीक्वेंस. सो इसको यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे सो दैट विद फेज A इज़ द रेफरेंस फेज. वी हैव फेज A को सिर्फ ले रहे हैं, यू कैन सी फ्रॉम हेयर इनके तीनों सीक्वेंस कंपोनेंट मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेज विद द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A. तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो था पिछले 11.53 के अंदर, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर. यू कैन सी यहाँ से ZS को, यानी इस मैट्रिक्स को, Z वाले मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिसेस के अंदर डिवाइड किया फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस. दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन मेक्स कैलकुलेशंस easier. इस वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं. एज डिमॉन्स्ट्रेटेड एग्जाम्पल 11.4 जो हमने नहीं पढ़ा, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं था, डेल्टा और वाई नेटवर्क्स जो हैं उससे रिलेटेड ये एग्जांपल है. मल्टीप्लाइंग अक्रॉस बाय ए इनवर्स. अब अगर हम यहाँ से ए ख़त्म करना चाहें तो वी विल टेक डिवाइड दिस ए बाय हेयर, तो यहाँ पे तो आ जाएगी और यहाँ पे ए इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है, 1/a is equal to a inverse. So
Now VAA of 0, VAA of 1, VAA of prime of 2, इन सीक्वेंस कंपोनेंट्स को अब हम लिख सकते हैं। वही इन्वर्स वाला टर्म आ गया, वही दो टर्म्स आ गए, उनको फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये वाला टर्म कॉमन लिया, ये वाला लिया, तो ये मैट्रिक्स बन गई और ये मैट्रिक्स बन गई। The matrix multiplication here is the same as in example 11.4 and yield जब उसको simplify किया according to example 11.4, वहाँ पे example को चूँकि नहीं है कोर्स का हिस्सा हमारा, तो वहाँ पे matrix की multiplication है, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो चूँकि रेफरेंस a को लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये टर्म आएगी आफ्टर पुटिंग a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये है। अगर यहाँ पे हम a इनवर्स की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू ये है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a here we will get दिस इक्वेशन 11.57। बाकी जो है जेड एस माइनस जेड एम, जेड एस माइनस जेड एम जो है बी और सी के साथ रिस्पेक्टिवली रिलेटेड है इम्पिडेंसेस। Let us now define zero, positive and negative sequence impedances and terms of ZS and ZM introduced in equation 11.52. This is equation 11.52। इसके अंदर हमने ZS को सेल्फ इम्पिडेंस को डिफाइन किया था। This was for A and here was mutual impedance with conductor B and C। तो इनके टर्म्स में हमने अभी इन सीक्वेंस कंपोनेंट्स को या इन ही इम्पिडेंसेस को रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशन हमारे पास यही था 11.52। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही इक्वेशन है, दिस इज सेल्फ इम्पिडेंस और यहाँ पे म्यूचुअल इम्पिडेंस। तो वी कैन जेड नॉट इज इक्वल टू जेड एस प्लस 2ZM, जो पिछली स्लाइड पे मैट्रिक्स के फॉर्म में जेड ए के लिए इक्वेशन है, मैट्रिक्स है, उसको हमने इसके अंदर हमने जेड एस को पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड एस हेयर, और जेड एम की जगह हमने ये वाला टर्म पुट करना है। तो by expanding this equation we will get an equation like this, you can put and see the results। Similarly Z1 के लिए ZS माइनस ZM है, तो दोनों को वैल्यू को पुट करके you will get like this। Z2 के लिए you will get ZAA minus ZAB, यानी this is now zero sequence, positive sequence and negative sequence impedances। From equation 11.57 and 58, the sequence components of the voltage drops between the two ends of the line section can be written as three simple equations of the form। अब हम लिख सकते हैं V is equal to IR के फॉर्म में। तो जीरो सीक्वेंस जो वोल्टेज है इट इज इक्वल टू Z नॉट इंटू IA इंटू जीरो। Z नॉट का हमें पता है, आगे हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे। Similarly, VAA positive sequence voltage drop is like this and negative sequence voltage drop will be like this। Because of the assumed symmetry of the circuit of figure 11.10, once again we see that the zero, positive and negative sequence equations decouple from one another। एक दूसरे से के साथ कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है। तीनों इक्वेशंस जो अभी पिछले स्लाइड पे वोल्टेज ड्रॉप्स के लिए हमने निकाले इन टर्म्स ऑफ जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंसेस एंड करंट्स, and corresponding zero sequence positive and negative sequence circuits can be drawn without any mutual coupling between them as shown in the figure। अब 11.10 फिगर को हमने explicitly एक दूसरे से decouple फॉर्म के अंदर लेकर according to their equations। this is zero sequence current flow कर रही है zero sequence impedance के थ्रू, और यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन आ रही थी VAN के साथ, और यहाँ पे वी कैन अप्लाई जो इक्वेशन आ गई उससे हमने सर्किट ड्रा किया, या सर्किट से हम इक्वेशंस निकाल सकते हैं। दिस इज़ फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस एंड हियर इज़ फॉर नेगेटिव सीक्वेंस। इस तरह बी के लिए भी हो सकते हैं तीनों सर्किट्स आएंगे, और सी के लिए भी तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली तीन सर्किट्स आएंगे। Despite the simplicity of the line model in figure 11.10, the above development has demonstrated important characteristics of the sequence impedances which apply to more elaborate and practical line models। We note, for instance, that the positive and negative sequence impedances are equal and they do not include the neutral conductor impedances। अब हमारे पास ये इक्वेशंस आए थे, तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस के अंदर कोई ZN इन्वॉल्व नहीं है। यू कैन सी ZAA एंड ZAB, ZAA माइनस ZAB। यहाँ पे ZNN कोई न्यूट्रल कंडक्टर जो है इन्वॉल्व नहीं है, विच एंटर इनटू द कैलकुलेशन ऑफ ओनली द जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंसेस इज शोन। Z नॉट के अंदर आप देखें यहाँ पे हमारे पास ZNN जो है इन्वॉल्व हो गया, या ZAN। तो हम कह सकते हैं कि जीरो सीक्वेंस के अंदर सिर्फ जो है वो इन्वॉल्व होता है न्यूट्रल का इम्पिडेंस। In other words, impedance parameters of the return path conductors enter into the values of the zero sequence impedances of transmission lines, but they do not affect either the positive or negative sequence impedances, जो इक्वेशन 11.58 से अच्छी तरह
क्लियर है। मोस्ट एरियल ट्रांसमिशन लाइंस हैव एटलीस्ट टू ओवरहेड कंडक्टर्स कॉल्ड ग्राउंड वायर्स। जो हमें पता है कि सेफ्टी पर्पज के लिए, प्रोटेक्शन पर्पज के लिए ऊपर जो सबसे बारीक तारें एक या दो होती हैं नॉर्मली, विच आर ग्राउंडेड एट यूनिफॉर्म इंटरवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द लाइन। ग्राउंडेड भी होती है जगह जगह। द ग्राउंड वायर्स कंबाइन विद द अर्थ रिटर्न पाथ टू कॉन्स्टिट्यूट इन इफेक्टिव न्यूट्रल ग्राउंडिंग विद इम्पीडेंस पैरामीटर्स लाइक ZN which depend on the resistivity of the earth। तो ZNN और ZN बनते ऐसे हैं कि जो ओवरहेड लाइंस होते हैं जो ग्राउंडिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वो ग्राउंडिंग होती है उनकी भी, और जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं या जनरेटर्स होते हैं उनकी भी न्यूट्रल की ग्राउंडिंग होती है। तो अर्थ के ज़रिए, ज़मीन के ज़रिए सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से उसकी जो इम्पिडेंस है ZNN और ZAN से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द मोर स्पेशलाइज्ड लिटरेचर शोज इज वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड हियर दैट द पैरामीटर्स ऑफ द रिटर्न पाथ are included in the zero sequence impedances of the line. By regarding the neutral conductor of figure 11 is the effective return path for the zero sequence components of the unbalanced currents and including its parameters in the zero sequence impedance, we can treat the ground as an ideal conductor। तो हम कह सकते हैं कि ground जो है, this is an ideal conductor। The voltages of figure 11.12 are then interpreted as being measured with respect to perfectly conducting ground। So this is a discussion, easy है, आप समझ जाएंगे। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस बन रहे थे, ज़ीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप्स के इन टर्म्स ऑफ these three impedances and the currents, related currents, where the sequence component of the voltages are now with respect to ideal ground. In deriving the equations for inductance and capacitance of transposed transmission lines, we assumed balanced three-phase currents and did not specify phase order. The resulting parameters are therefore valid for both positive and negative sequence impedances. When only zero sequence currents flow in a transmission line, the current in each phase is identical. The current returns through the ground, through overhead ground wires, or through both, because zero sequence current is identical in each phase conductor rather than equal in zero sequence जो है उसके अंदर कोई displacement नहीं होती, एंगल सेम रहती है, उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है। So the magnetic field due to zero sequence current is very different from the magnetic field of the positive or negative sequence current. The difference in magnetic field results in the zero sequence inductive reactance of overhead transmission being 2 points large। तो जीरो सीक्वेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी 2 to 3.5 टाइम्स ग्रेटर होती है फ्रॉम पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस से। उसकी वजह ऊपर बयान की उन्होंने। द रेशियो इज टुवर्ड द हायर पोर्शन ऑफ द स्पेसिफाइड रेंज फॉर डबल सर्किट लाइंस एंड लाइंस विदाउट ग्राउंड वायर्स। डबल सर्किट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल थ्री फेज सिस्टम है, एक ही टावर के साथ दोनों आर्म्स के साथ जो क्रॉस आर्म्स होते हैं उनके साथ तीन तीन कंडक्टर्स कनेक्टेड हैं, तो इस सर्किट को डबल स्लाइड सर्किट कहते हैं। अब इसके ऊपर एग्जांपल है। इन फिगर 11.10 द टर्मिनल वोल्टेजेस एट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर, ये थे लेफ्ट साइड पे और ये थे राइट साइड पे। आफ्टर पासिंग थ्रू द इम्पिडेंसेस, सेल्फ इम्पिडेंसेस से पास होने के बाद, द लाइन इम्पिडेंसेस इन ओम्स आर ZAA, AB, AN और NN और AN गिवन है। डिटरमिन द लाइन करंट्स IB, IA, IB एंड IC यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। सबसे पहले हमने इसको फाइंड करना है यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। रिपीट द सोल्यूशन विदाउट यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। दोनों का मैंने आपको बताया था, जो 11.53 क्वेश्चन आ रही थी उससे हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे यूजिंग विदाउट यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, और जो लास्ट में क्वेश्चंस आए थे उसको सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स से, उन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स मेथड से फाइंड आउट करेंगे। द सीक्वेंस इम्पिडेंसेस हैव कैलकुलेटेड। अब हम सबसे पहले हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंसेस को कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस इक्वेशन 11.58। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करने हैं, ZAA, AB, AN सारे गिवन हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर यू विल गेट दिस वन एंड दिस वन। द सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ द वोल्टेज ड्रिप्स इन द लाइंस आर, जो इक्वेशन अभी आ रही थी तो उन इक्वेशन के साथ ए इनवर्स के साथ ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं, कैलकुलेशन है, जस्ट पुटिंग देयर वैल्यूज। Substituting in equation 11.59, this is equation 11.59, zero sequence, positive sequence, negative sequence voltage drops equations, तो will put करेंगे, we will get these voltage drops equations from which we determine the symmetrical components of the current। तो हम easily currents को निकाल सकते हैं। IAF0 इज इक्वल टू, फॉर IAF0 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी नोन हो गई, ये भी हमारे पास है। सिमिलरली I1 को
IAF1 को IAF2 को हम फाइंड कर सकते हैं इन इक्वेशन से। लाइन करंट्स आर देयर फॉर, लाइन करंट्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आएगी। द सेल्फ एंड म्यूचुअल इम्पिडेंसेस ऑफ इक्वेशन, अब ये है विदाउट यूजिंग दिस पार्ट बी ऑफ द एग्जांपल सोल्यूशन के अंदर, विदाउट यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। हमारे पास विदाउट यूजिंग वाला कौन सा फार्मूला है? दिस इज द 11.5 थी जो मैंने आपको बताया था, ZS ZM ZM मल्टीप्लाइड विद IA IB एंड IC। सिमिलरली इस मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने ZS को फाइंड करना है, सेल्फ एम्पिडेंस को। तो वी कैन, हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं AA ZNN ZAN, तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ यू विल गेट ZS। और इस तरह ZM को फाइंड किया। नाउ जस्ट इनके वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर किए और करंट्स के वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट IA इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड हो गया, तो इक्वेशन ये इस फॉर्म के अंदर IA, दिस इज IA करंट, करंट A के अंदर, लाइन B के अंदर और लाइन C के अंदर तीनों करंट्स इक्वल है। विदाउट यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हमने इनको सॉल्व किया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। So this was all about today's lecture, theoretical part and the numerical part. Thank you very much for listening to this session.